फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के कलेक्शंस देने वाला हूं। ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपसे बीएचयू बीए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो बीए का एग्ज़ाम होता है, टेट का एग्ज़ाम हो, बीएड का एग्ज़ाम हो, इन टाइप के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आपको हिंदी पूछी जाती है, हिंदी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि इन एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ये है हमारा वीडियो पार्ट 2। मतलब पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं पहले से ही। ये पार्ट 2 है। इसके बाद भी आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, आपका जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों मैं आपको लिंग के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर आप बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है लिंग पर, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से लिंग का वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने वहाँ भी बताया है कि लिंग आपके दो प्रकार के होंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, होते तो दोस्तों चार हैं लेकिन मेन दो होते हैं। मैंने चारों के बारे में वहाँ बताया है। साथ में ये भी बताया है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि हमेशा पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो चार ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से जो ऋतु है, ऋतु हमेशा स्त्रीलिंग में होगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना वर्षा ऋतु आ गई है, तो हमेशा एक स्त्रीलिंग का बोध होता है, इसलिए ऋतु यहाँ पर सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भुजंग मतलब सांप होता है, मतलब व्याल, सर्प और पन्नग, ये तीनों तो उसके पर्यायवाची हैं, लेकिन गरुड़, गरुड़ एक पक्षी है, तो भुजंग का पर्यायवाची गरुड़ नहीं होता। और भी पर्यायवाची शब्द अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मेरे दो वीडियो हैं। मैंने दोनों वीडियो में टोटल 100 शब्द ऐसे दिए हैं जिनके पर्यायवाची मैंने बताए हैं। वहाँ से आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे आपको, 100 शब्द मिलेंगे, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से हैं। तो विशेष्य का मतलब क्या होता है? विशेष्य वो शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले तो घर की विशेषता बताई जा रही है कि वो बड़ा है, फिर आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि वो छोटा है, और फिर वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है। तो घर, आदमी और वस्त्र, ये तीनों विशेष्य हो गए। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। मैं वाच्य पे एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए बहुत ही अच्छे से, जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा वाच्य और वाच्य के प्रकार के बारे में। फिलहाल आप ये याद कर सकते हैं आप ये याद कर सकते हैं कि वाच्य 3 प्रकार के होंगे, कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भी है आपका क्वेश्चन भाववाच्य पे। इसमें पूछा है कि भाववाच्य बताना है, मतलब 4 में से भाववाच्य क्या है। तो दोस्तों वाच्य के बारे में वीडियो बनाऊंगा तो आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है, अब चला जाए, यहाँ पे एक भाव आ रहा है कि अब मन का एक ऐसा भाव है कि अब हमें पता चल गया है कि अब हमारा काम खत्म हो चुका, तो अब हमें चलना चाहिए, ये एक भाव है। इसका मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन जो है अब चला जाए, ये आपका भाववाच्य में आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक को कहते हैं, मतलब 4 ऑप्शन जो दिया है उसमें से समुच्चय बोधक किसको कहते हैं। तो अविकारी को कहते हैं, विकारी को कहते हैं, कि दोनों को कहते हैं, कि किसी को नहीं कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अविकारी शब्द होते हैं उन्हीं को समुच्चय बोधक कहते हैं। और ये आप अच्छे से इनके बारे में जान सकते हैं। जो मेरा वीडियो है प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा शब्दों का भेद। वहाँ पे मैंने बताया है अविकारी और विकारी 2 प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है वो सही है। ठीक, तो अविकारी शब्द आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, इसमें भी है, बहुत बार पूछा गया है। ये जो इलाहाबाद का बीए का एग्ज़ाम है 2016 2015 दोनों साल ये पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन कमला, सरस्वती का पर्यायवाची कमला नहीं होता है। और मैं फिर से बता दूं आपको दोस्तों कि आप जब प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे
तो वहाँ पे मैंने पर्यायवाची का वीडियो दिया हुआ है, 100 शब्द हैं, आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसमें एक शब्द दिया हुआ है उच्च श्रृंखलता, और आपको इसको सही लिखना है, ये गलत लिखा हुआ है, तो इसको सही लिखने का तरीका आपका सी ऑप्शन है, उच्च श्रृंखलता। ठीक है, इसमें स्र की जगह छ होगा, उच्च श्रृंखलता होगा ये। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही है इसका, आपको इसको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध में स्थिर रहने वाले को किस समास का विग्रह पद है। तो दोस्तों समास के बारे में अगर आप अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप फिर से वही प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे समास से रिलेटेड 2 वीडियो मिलेगा। दोनों वीडियो में मैंने आपको 6 समास के बारे में बताया है, 6 समास में आपको पूरा मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा ये अलुक तत्पुरुष है। ठीक है, युद्ध में स्थिर रहने वाला मतलब अलुक तत्पुरुष। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि राम सीता से सुंदर है, तो राम सीता से सुंदर इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों देखें, जहाँ पे भी तुलना, समानता या अलगाव, अलग होने का भाव हो ना, वहाँ पर आपका आपादान कारक होता है। तो यहाँ देखिए तुलना की गई है, राम जी की तुलना सीता जी की सुंदरता से की गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपादान कारक होगा। ठीक है ना, जब भी आपको कोई ऐसा मिले जहाँ पे तुलना की जा रही हो, समानता की जा रही हो, तो वहाँ पे आपादान कारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि सच्छास्त्र में का समुचित संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का भी वीडियो है दोस्तों, 3 वीडियो है मेरे, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक किया कीजिए दोस्तों। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करते, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे काम के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, आप मेल कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा, मैं आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा। लेकिन आप प्लेलिस्ट तो चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपके काम के बहुत सारे वीडियोज़ हैं। वहाँ पे देखिएगा कि संधि विच्छेद के 3 वीडियो हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा संधि विच्छेद। तो ये सच्छास्त्र का होगा सत धन शास्त्र, सच्छास्त्र का होगा सत धन शास्त्र। मैं आपको बता दूं ये व्यंजन संधि है जिसमें त और बड़ा श मिलके 6 बने हुए हैं। आप वहाँ पे देखिएगा, आपको पूरा इसके बारे में डिटेल बताया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है। तो जो दोस्तों देखिए, ऐसे समझिए इसको कि पदबंध जो होता है उसके कई प्रकार होते हैं, तो उन प्रकारों में से जो बी ऑप्शन है अवयव पदबंध, ऐसा कोई पदबंध नहीं होता। ठीक है ना, विशेषण पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है, संज्ञा पदबंधन होता है, लेकिन अवयव पदबंध नहीं होता, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। तो काजू शब्द का जो संबंध है वो पुर्तगाली भाषा से है, ये पुर्तगाली की भाषा है, मतलब पुर्तगाल से आया हुआ शब्द है काजू। नेक्स्ट है कि नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। तो नाहर के लिए, नाहर का पर्यायवाची होता है दोस्तों शेर, लॉयन। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। पर्यायवाची के लिए आप वीडियो देखिए, बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगे, वहाँ पे 2 वीडियो मिलेगा, बहुत सारे शब्द मिलेंगे वहाँ पे आपको, तो आप बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि मीरा जोर से हंसी, इसमें कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें अकर्मक क्रिया है। बहुत ही जल्दी मैं आपको क्रिया पर एक वीडियो देने वाला हूं, तो आपको और ही अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पे आपको क्रिया है, क्योंकि ऐसी क्रिया जिसमें जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। तो मीरा जोर से हंसी, इसका प्रभाव मीरा पे पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो ये आपको याद करना होगा, विराम चिन्ह का प्रकार दोस्तों उपदेशक नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, बाकी निर्देशक का आपको पता होगा, डैश लगा के करते हैं, लाघव मतलब डॉट, फुल स्टॉप, और विवरण का होता है 2 डॉट साथ में डैश। तो ये 3 उसके क्या होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं, मतलब, लेकिन उपदेशक का कोई भी चिन्ह नहीं होता। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ लिखा है महात्म्य, और इसको हम लोग को शुद्ध करके लिखना है दोस्तों। इसमें जो पूरा त लिखा है एक्चुअली में वो आधा त होता है, तो बी ऑप्शन आप देख लीजिए, महात्म्य, यही आपका सही है। महात्म्य ना होगा, महात्म्य होता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, इसको ऐसे ही सही लिखते हैं। अब आता है दोस्तों कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई। अपभ्रंश का मतलब होता है दोस्तों परिवर्तन होना। तो अगर इसको आपको समझना है, मैं तो आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सौरसेनी से हुई, आप याद भी कर लेंगे, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा हिंदी भाषा का इतिहास।
मैंने पूरा इतिहास दिया है, हर एक बोली के बारे में बताया है। ठीक, वहाँ पे मैंने बताया कि सौरसेनी जो है वहीं से आई है हिंदी खड़ी भाषा, जो कि हिंदी खड़ी बोली आई है, जो कि पश्चिमी भाग से आई हुई है। ठीक है, तो इसीलिए आप सौरसेनी पे टिक कर लीजिए और वीडियो देखकर आप बहुत अच्छे से वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इसमें मैंने बहुत डिटेल में दिया है, इसलिए मैं आपको अभी बता नहीं रहा हूँ, वरना मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बता सकता, तो वहाँ पे वीडियो देखिए, आप पूरा आपको समझ में आएगा। बहुत सारी बातें मैंने बताया है इसके बारे में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको क्या कहते हैं? तो उनको देशज कहते हैं दोस्तों। जो शब्द जिनकी उत्पत्ति का नहीं पता चलता उनको देशज कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है दोस्तों कि एक मुहावरा दिया हुआ है, शैतान की आंत, और इसका मतलब बताना है। तो दोस्तों आंत मतलब होता है पेट, पेट से आप ले सकते हैं। तो शैतान का पेट देखो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, मतलब वो कितना भी खा ले उसका पेट नहीं भरता। तो ये मुहावरा है बहुत लंबी वस्तु, अगर कोई वस्तु बहुत लंबी है तो उसके लिए ये मुहावरा प्रयोग करते हैं, शैतान की आंत। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? दोस्तों आप अलंकार का वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पे अलंकार के बारे में मैंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है बहुत सारा, और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वीडियो भी है वो, तो अलंकार देख सकते हैं आप। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ए ऑप्शन सही होगा, अनुमान। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि जय भारत के रचनाकार, तो आपको इसको तो याद रखना पड़ेगा कि जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। साथ में आप एक और वीडियो में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने आदिकाल के कई नामों के बारे में बताया है कि आदिकाल के और भी बहुत सारे नाम होते हैं। वहाँ पे मैंने कई रचनाकारों के नाम और उनकी रचनाओं के बारे में भी बताया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो कई रचनाकार और उनकी रचनाओं के नाम भी आप याद कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के लिए। फिलहाल यहाँ पे जो जय भारत रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी की है, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था? तो दोस्तों स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया था, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जाति प्रथा का खंडन किया था, हिंदू मुसलमान का जो पाखंड फैला हुआ था उसको रोका था, लेकिन उन्होंने स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया था, तो सी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत किस निम्न में से क्या है? तो दोस्तों वो समासोक्ति है, पद्मावत एक प्रकार की समासोक्ति है। ठीक है, तो ऐसी उक्ति जिसमें समासिक पदों की बहुलता होती है उसको समासोक्ति कहते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ समासोक्ति का, कि ऐसी उक्ति जिसमें समासिक पदों की, मतलब समास के पदों की सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, बहुलता होती है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? समासोक्ति। तो पद्मावत क्या है आपका? एक समासोक्ति है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए या मेल कर सकते हैं मुझे। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, जहां पर भी आप हैं, ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स हम लोग से मिल सकें, जुड़ सकें और अपनी प्रिपरेशन कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, सी यू, हैव फन।